अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारी टॉप स्टोरी है कि क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात है क्या उसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर और पीटीआई की सियासत पर और इमरान खान की रिहाई पर क्या होंगे और किस तरह से हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और हॉट इशू हमारा आज का है रोशनी का शहर कराची किस हाल में है। आज वहाँ पर शदीद बारिशें हुई हैं और तकरीबन 40 लोग हलाक हो चुके हैं इन बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाही से। अब ये बारिशें सिंध में और बलूचिस्तान में मज़ीद सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रही हैं। और आज का एडिटोरियल होगा मोहसिन नकवी साहब ने जो क्रिकेट टीम के बारे में उन्होंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए उन्हें एसएचओ की ज़रूरत है या बलूचिस्तान के लिए एसएचओ की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात, जिसकी तस्दीक महमूद अचकज़ई साहब ने की है। और उन्होंने तस्दीक की है अभी कुछ देर पहले कि उनकी राना सनाउल्लाह के साथ मुलाकात हुई है। और इस पर हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं और 8 सितंबर के जलसे को लेके जो कुछ चल रहा है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं पीटीआई के अंदर, इस पर बात करेंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले दो मुलाकातें, एक तो महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह साहब की, तो दूसरी मुलाकात आपकी पीटीआई की भी मौलाना फजल रहमान साहब से हुई है और आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ। तो दोनों तरफ जो हैं, हुकूमत भी पीटीआई भी मौलाना को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्नेट मौलाना है या पीटीआई और हुकूमत? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सियासत का महवर तो बहरहाल इमरान खान साहब ही रहे हैं। और अभी आपने 22 अगस्त का जलसा देखा कि जब जलसे की तारीख मौखर करनी पड़ी, जिस तरह वज़ीर आला अली अमीन खान ने कहा कि उनसे हायर लेवल से रब्ता हुआ था, तो आखिर में जाके आपको इमरान खान साहब के पास ही जाना पड़ा और उन्होंने फिर अपना जलसा कौम की खातिर, तो महबूब तो इमरान खान है, लेकिन मौलाना साहब की अपनी एक अहमियत बहरहाल इस वक्त है कि हुकूमत चाह रही है कि उनको अपने साथ मिलाएं, क्योंकि उनको शायद 2/3 चाहिए कोई ऐसे कवानीन के लिए जो वो अपने सियासी मकासद के लिए करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत को ज़ाहिर है चाहिए तो वो अपनी ऑफर्स करेंगी उनको। क्या पीटीआई ने मौलाना साहब से कोई बात की है उनके 2 सेनेटर्स मुंतखब करवाने की खैबर पख्तूनख्वा से? अगर वो उनका साथ दें, आपका साथ दें कि उस पर तो असद कैसर उनसे डील करते हैं, असद कैसर साहब उनसे डील करते हैं और उन्होंने कल परसों वजाहत की है कि कोई ऐसी डील की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौलाना साहब की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आप मुझे ये सेनेट सीटें दें या कुछ दें जिसके बाद आपको हम सपोर्ट करेंगे। गवर्नरी की तो बात फिर तो मरकज से, तो फिर क्या बुनियाद होगी आप दोनों जमातों के इत्तेहाद की? कोई नजरियाती इत्तेहाद है ये? आप तो एक दोनों के बहुत मुखालिफ रहे हैं। देखिए, हम तो मौलाना साहब की उस सियासत के मुखालिफ रहे हैं जो उन्हें जरदारी साहब और मियां साहब के साथ की है। पहली बार मौलाना फजल रहमान साहब शायद एक ऐसी जमात के साथ नज़दीक आए हैं जो सही मायनों में पाकिस्तान की सियासत में जो करप्शन, जो अकरबा परवरी है, जो स्टेटस को है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब खड़े हुए। एक जमूद का शिकार थी पाकिस्तान की सियासत। तो पहली बार एक मुख्तलिफ रंग में मौलाना साहब को अब अपना एक किरदार अदा करना होगा अगर हमारे साथ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब जो हैं जुल्म के खिलाफ एक सियासत का असल मौलाना साहब ने रुजू किया है, तौबा मौलाना साहब ने किया है। आप लोगों का मौकफ तो वही है ना? फिर नहीं, तौबा तो सबको करनी चाहिए, तौबा की तो बात ही नहीं है। हमारा तो वही उसूली मौकफ है जो हमेशा से इमरान खान साहब का रहा है और उसी पे हम खड़े हैं। मौलाना साहब पहली बार हमारे साथ आए हैं, मेरे ख्याल में उनको पहली बार ये एहसास हो जाएगा, उनको लगेगा कि वो एक राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की रिजीम चेंज के पीछे वही अमेरिका है जिसके कभी किसी जमाने में मौलाना साहब बड़ी खिलाफ बात करते थे, आज भी करते हैं,
लेकिन जिन लोगों के साथ वो साथी रहे, इतनी लॉबिंग कर रहे हैं आप लोग अमेरिका में, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप लॉबिंग करने के लिए अमेरिका में, तो अमेरिका कहाँ आपके खिलाफ है? लॉबिंग इतनी कर रहे हैं आप, पैसे खर्च कर रहे हैं। देखिए अफसार साहब, इस पे आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम करूंगा, लेकिन इतना मैं आपको कहूं कि हर जमात अपने लिए लॉबिंग करती है अपना मौकिफ आगे ले जाने के लिए, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान को धमकी आई, तो शायद हालिया तारीख में सलाला के बाद और एबटाबाद ऑपरेशन के बाद ये एक बहुत बड़ी इंटरफेरेंस थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तानी मामलात में, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के उन मामलात को कंधा दिया पीडीएम ने, और पीडीएम को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, हेड थे मौलाना साहब। तो मौलाना साहब अगर उनसे दूर हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मौलाना साहब की सियासत में कि वो नवाज शरीफ साहब और तो जरदारी साहब से दूर ये तो आपने बड़ी अहम बात की है, ये तो बड़ी आम बात की है कि अमेरिका ने जिस हुकूमत को गिराया और जिनके जरिए लोकल जो उनके प्लेयर्स थे, उनके साथ पार्टनर्स थे, वो पीडीएम थी और उसको हेड कर रहे थे मौलाना फजल रहमान। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो फिर आपके खिलाफ अमेरिकी साजिश का हिस्सा थे, लेकिन आप इस माजी को बुलाना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि इस साजिश के बावजूद जिसके हेड मौलाना थे अमेरिका के साथ, तो आप फिर भी आगे चलना चाहते हैं उनके साथ जलसे के लिए? अगर कोई शख्स अपनी माजी की एक सियासत को छोड़ के उस तरफ आना चाहता है जिधर इमरान खान साहब खड़े हैं, आज मियां नवाज शरीफ साहब तौबा ताइब हो जाएं, वो भी आ जाएं इमरान खान साहब के साथ। अगर वो अपनी सियासत से तौबा ताइब होते हैं जो उन्होंने की है पिछले 15, 20, 30 सालों में। ठीक है, अच्छा तो ये बताइएगा कि जो अभी फिर अगर ये बात है तो फिर तो आपकी हुकूमत से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, हुकूमत भी तौबा ताइब करके आपकी तरफ आ जाए तो ठीक नहीं है, जैसे मौलाना ने तौबा ताइब की है? नहीं, मैंने तो आपने तौबा ताइब ने कहा कि तौबा दिन में कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, खासकर पीडीएम की हुकूमत को तो जरूर पढ़ना चाहिए जी, जिस तरह के उनके कारनामे हैं। आपने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात, देखें सियासत में तो हमेशा अफसार साहब बात होती है, दुश्मनों में भी बात होती है, बदतरीन मुखालिफिन में भी बात होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि बात किस चीज पे हो रही है। इशू हमारा बड़ा सिंपल है, इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। इस पे अगर हुकूमत संजीदा है तो बात हो सकती है, उसके बाद पाकिस्तान के हर मसले पे बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, यही बुनियादी नुकात है हमारे। ठीक है, चलें ये बताइएगा कि तो फिर महमूद अचकज़ई साहब ने जो राना सनाउल्लाह से मुलाकात की है उसमें इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा ही था? देखिए महमूद साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, पीर वाले दिन इंशाल्लाह इजलास होगा, उनसे गुफ्तगू होगी, लेकिन महमूद खान अचकज़ई का भी मैं आपको बताऊं कि महमूद खान साहब को शुरू में टास्क खान साहब ने खुद नहीं दिया था, महमूद खान साहब ने असद कैसर साहब के जरिए रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो एक किरदार अदा करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत इमरान खान साहब ने दी। आज अगर अफसार आलम साहब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि इन मामलात में मैं किरदार अदा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये स्टेलमेट खत्म हो पाकिस्तान की सियासत में, ये जो इस वक्त सियासी अबतरी है इसमें कोई बात आगे बढ़े, और इमरान खान साहब जिनको जुल्म का उनको शिकार किया गया है, 1 साल से हो गया है, किसी की ईमा पे, किसी की ख्वाहिश पे, किसी की अना की तस्कीन के लिए मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जो जेल में डाला गया है, आज आप इसमें किरदार अदा कीजिए, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना है, और याद रखिए जेल में इमरान खान है लेकिन बेड़ियां निजाम के पैरों में है। क्या बात की आपने। अच्छा तो आपका मतलब मैं जो समझा हूं वो ये है कि खान साहब जेल के अंदर होने के बावजूद भी किंग मेकर खान साहब ही हैं, कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी अगली कोई सियासी मूव चलनी हो या महमूद खान अचकज़ई ने, तो वो खान साहब से इजाजत लेते हैं तो तभी होता है। ये बात आप क्या इतने इन्फ्लुएंशियल हैं खान साहब, आज भी पाकिस्तान की सियासत के किंग हैं? मैंने आपको लफ्ज भाई यूज किया है, हालांकि आपको पता है 1 दहाई हो गई है कि एक सियासी नुक्ता नजर का इख्तलाफ आपका मेरा या आपका या हमारी जमात का रहा है, वो ठीक है, एक हेल्दी एक होना चाहिए इख्तलाफ उसूलों के अंदर रहते हुए, अखलाकियात के अंदर रहते हुए। लेकिन मैं ये जसारत करूंगा ये बात करने की, आज पूरा सोशल मीडिया उठा लीजिए, आज पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लीजिए, पाकिस्तान की सियासत उठा लीजिए, किसी का प्रोग्राम, किसी का बयान, किसी का की प्रेस टॉक
किसी की कोई ट्विटर पे स्टेटमेंट, किसी का कुछ भी पाकिस्तानी से सियासत से मुतालिक अगर है, उसमें लफ्ज इमरान खान अगर नहीं है, कोई उसको देखता तक नहीं। आज हमारा बदतरीन मुखालिफ भी अगर कोई वीलॉग करता है, उसमें सबसे पहले आप जाके उनके हैशटैग्स देखें, इमरान खान होगा, क्योंकि उनको पता है कौम इमरान खान के बारे में सुनना चाहती है कि वो कब बाहर आ रहे हैं। और याद रखिए, पाकिस्तान का निजाम इस वक्त बिल्कुल खुले लाइन पड़ा हुआ है, जैसे गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं। ये गाड़ी तब चलेगी जब इमरान खान बाहर आएंगे। अच्छा, इसमें ये बात आपकी दुरुस्त है, खान साहब हर तरफ छाए हुए हैं, और अगर आप डिजिटल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, लेकिन लोगों के और बहुत सारे मसाइल हैं। और खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत भी की है, जिस पे लोगों के एतराज़ात हैं। 11वां साल केपी में हुकूमत को है, और केपी के सूबे की जो हालत है, इसके बावजूद कि एनएफसी फंड्स में 18वीं तरमीम के बाद कितना पैसा गया है केपी में, वो किधर गया है, किन मनसूबों में लगा, किन यूनिवर्सिटीज़ में कौन से हॉस्पिटल बने हैं, इस पे सवाल तो लोगों के होते रहते हैं। और अब करप्शन के इल्ज़ाम भी आ रहे हैं, और इस पे इख्तलाफात हो गए हैं पार्टी में। इस पे आप क्या कहेंगे? जो खान साहब तो हैं हर तरफ, मान लिया, गवर्नेंस किधर है? केपी में करप्शन इतनी क्यों हो रही है? अब साहब, जो कमिटमेंट लेवल इमरान खान साहब का है, उस कमिटमेंट लेवल के अगर 100 में से 25% भी हम लोग पहुंच जाएं, यकीन कीजिए वो जो लोगों की उम्मीदें और तमन्नाएं हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि लोगों ने तंग आके इमरान खान साहब के पास आए हैं। यही पंजाब मियां साहब के साथ था। अब आप इस बात के गवाह होंगे कि ये लाहौर, ये गुजराला, ये बल्कि इवन केपी के मियां साहब को सपोर्ट किया था जब साबर शाह साहब वजीर आला बने थे। फिर खैबर पख्तूनख्वा में ENP के पास था सारा पख्तून वोट बैंक। आपका सिंध, कराची बिलखुसूस, वहां MQM और सिंध इंटीरियर में पीपल्स पार्टी थी। आज हर जगह तहरीक इंसाफ है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करूंगा कि कुछ इश्यूज हमारे भी हैं, हमसे भी गलतियां हमारे लोगों से हुई हैं, मिनिस्टर से हुई हैं। हमें उस वक्त जब इमरान खान साहब जेल में हैं, हमें जाती इख्तलाफात एक साइड पर रख के सिर्फ खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी पे फोकस करना चाहिए था। लेकिन इन तमाम गलतियों के होने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को सलाम है जो इन तमाम फस्तायत के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको 2-3 पंजाब से पख्तूनख्वा से 1 मिनट के अंदर देता हूं कि ये जो जी 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 आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो इख्तलाफात है बुला के खान साहब की रिहाई के लिए उनको करना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ाती इख्तलाफात हैं PTI के लीडरान के अंदर जो हैं? अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात हैं। मिशाल यूसुफजई को हटा दिया गया क्योंकि वो बुशरा बीबी के ज़्यादा करीब थी। आतिफ खान को हटा दिया गया, अरबाब शेर अली को हटा दिया गया, वो शकील खान को हटा दिया गया। वो कमेटी के मेंबरान थे जो करप्शन पे तहकीकात कर रही थी, और उन करप्शन पे तहकीकात करने वालों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के हटा दिया गया जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे उन्होंने। ये क्या खिचड़ी पक रही है केपी में? नहीं, कुछ तो बड़ा नेचुरल है अफसार साहब के अगर प्राइम लीडर आपका मेगा लीडर जो है जब अंदर चला गया है तो कुछ इख्तलाफात का होना फितरी है। कुछ चीजें करप्शन रिलेटेड हैं जिसपे पार्टी सीनियर लीडरशिप का भी तो फोकस है, कोर कमेटी का भी है। इमरान खान साहब इन चीजों को खुद देख रहे हैं। लेकिन फर्क ये है तरीके तो आप मानते हैं, तो आप मानने में आपकी तारीफ करूंगा अगर आप ये मानते हैं कि केपी में करप्शन है। जी मैं अर्ज करता हूं, करप्शन की कुछ शिकायत मिली हैं, लेकिन फर्क ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जहां नून लीग है और पीपल्स पार्टी जो सिंध में है, उनके लिए करप्शन और एहतसाब का भी इशू नहीं रहा। हमारे लिए इशू अहम तरीन है एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन। और इस वजह से अगर कोई छोटी सी भी चीज होती है तो वो हाई प्रोफाइल लेवल पे सामने आती है। आप ये देखिए, अरबों रुपए सिंध में और पंजाब में ये लोग डकार जाते हैं, अंदर से कोई बात तक नहीं आती। हमारे अगर कोई इशू होता है, हमारी जमात के अंदर से उस पर रेजिस्टेंस आती है। इसलिए अली अमीन खान भी इस पे जो है उनका भी एक मजबूत स्टैंड है, और आतिफ खान हमारे पुराने एक लीडर देखिए, माजरत चाहता हूं आपसे, मैं अली मोहम्मद खान से माजरत से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं ताकि इनके अगर कोई मामलात है तो उसको हल किया जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस अंदर से आती है, लेकिन वो करप्शन खत्म करने के लिए नहीं आती। आपके पे नहीं, सॉरी मैं माजरत करता हूँ, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी पार्टी की कुछ लीडरान पे जो इल्ज़ामात हैं लड़ाई झगड़े के, रेजिस्टेंस वो इस बात पे है कि साडा हिस्सा किथे है, हमारा हिस्सा किधर है करप्शन में, वो दें।
लड़ाई तो इस बात पे पड़ी हुई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा हिस्सा किधर है, ऐसी बात कोई नहीं है। पार्टियों में इख्तलाफात हो सकते अच्छा, हैं, वो एक कुदरती अमर है, और उसको ठीक है। हल करने के लिए हमारी सीनियर क़यादत एक्टिव हुई है, कमेटी में इस पे बात हुई है। हमारे फॉर्म सदर और साबिका जनरल सेक्रेटरी जनाब आरिफ अलवी साहब वो इसमें एक्टिव हुए हैं। तो मेरे ख्याल में सियासी जमातों में ऐसा कुछ होना फितरी अमल है और उसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपने खान साहब की रिहाई की बात की है कि सबसे पहली शर्त पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात करे, इस्टेब्लिशमेंट से करे, किसी से करे, सबसे पहली शर्त है खान साहब की रिहाई की। लेकिन अगर खान साहब पे कुछ केसेस हैं, जैसे कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, और फिर उसके बाद 9 मई वाला केस है जिसमें जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हो गई है, जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है, तो अब ये इतने और एविडेंस आ रहा है, उसमें अगर खान साहब, आप नहीं समझते कि एक इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, उन्हें एक कानूनी अमल में से गुजरना चाहिए जिसकी तलकीन और नसीहत वो दूसरे अपने सियासी मुखालफिन को करते रहे हैं? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो केसेस उन पे हैं, तो क्या उसमें वो उन केसेस में रिलीफ चाहते हैं कि केसेस वापस में मुझे बाहर आने दें? ऐसी कोई बात नहीं है अफसार जी साहब। जी जो मेन केसेस खान पे सबसे बड़ा जी, एनआरओ। पाकिस्तान की हालिया तारीख में अगर बना है, भुट्टो साहब की फांसी के बड़ा केस मेरे ख्याल वकील है हो सकती थी, वो था साइफर केस। उससे खान साहब बरी हुए हैं, वो केस आपका खत्म हो गया है। तोशाखाना पहला वो केस जो है उसमें रिलीफ मिला है, अदालत से इंसाफ मिला है। इद्दत केस जो एक शर्मनाक केस था, उसमें उसमें उसको तो आप भी कंडेम करेंगे, उसमें इंसाफ मिला है। अब तो जो खान साहब को इन्होंने रखा है, आप ये बताइए, देखिए साल हो गया है खान साहब उन केसेस में अंदर थे, वो केसेस खत्म हो गए, तो पिछले साल का अब जिम्मेदार कौन है? अब तो नए केसेस बनाए ना, तोशाखाना 2 या 3 बनाए, जो पिछले केसेस में थे उसमें तो उनको रिलीफ मिल गया, तो फिर क्यों उनको 1 साल से अंदर रखा हुआ है? हमारा नुक्ता यह है कि जो उन पे केस है उसको तो वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो 2-2.5 केस 100 केसेस इन्होंने बनाए थे थोक के हिसाब से, एक एक बंदे पे कितने कितने शहरों में इमरान खान है, कोई वो खलाई मखलूक तो नहीं है कि वो क्वेटा में भी था और वो इधर भी था और वो लाहौर में भी थे, वो पेशावर में भी थे, वो पिंडी में भी थे, वो कहां कहां थे। तो इस तरह के जो गलत केसेस हैं उसमें हम समझते हैं कि वो वापस होने चाहिए। बाकी तो खान साहब अपने केसेस अदालत में ना सिर्फ लड़ रहे हैं, बल्कि बड़े केसेस तो खत्म हो चुके हैं अल्लाह के करम से। नहीं, आपकी ये मुतालबा हुकूमत से है या अदलिया से है? क्योंकि अगर अदालत में केस चला गया, आप चाहते हैं कि हुकूमत विड्रॉ कर ले, प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर ले उन केसेस को? जब अबसार साहब बैठा जाएगा, जब कभी ये नौबत आएगी, जब गुफ्तगू होगी, उसमें देखा जाएगा। देखें, हुकूमत के पास इख्तियार होता है कि अगर लव केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं, तंग करने के लिए केसेस हैं, आपको भी इसकी समझ है, आप इसको समझते हैं, आप खुद इन चीजों का शिकार रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ, अगर मैं समझता हूँ, लेकिन इसी को तो जो इसी को तो अली मोहम्मद खान साहब, इसी को तो ठीक है, इसी को तो एनआरओ कहा जाता था। खान साहब खुद इसी को तो एनआरओ कहते थे। यही तो एमकेएम के लोगों ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया, जब मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, वो खैर वापस हो गया था फिर सारे केसेस, लेकिन एनआरओ इसी को तो कहते हैं कि बैठे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, हुकूमत केसेस वापस ले, बजाय अदालतों में आप लड़ें और केसेस का फैसला करें। जैसे आपने कहा बाकी हक में आए हैं ना आपके, तो ये भी आ जाएंगे। देखें, अगर कोई केस ऐसा है जिसमें माली करप्शन का इल्जाम है, जिसमें उनके पास सबूत हैं, वो तो हम लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 9 मई की आड़ में जो कुछ पता नहीं कितने 100 केसेस इमरान खान साहब पे उससे पहले जो बने, देखें एमक्यूएम या मियां साहब के केसेस की आप बात कर रहे हैं, एमक्यूएम की एक हिस्ट्री रही है बदकिस्मती से, कराची में बहुत किलिंग्स हुई हैं, बड़ी लाशें गिरी थी उस जमाने में। मियां साहब की जहां तक बात है, मियां साहब पे करप्शन के बड़े केसेस थे और हमने नहीं बनाए थे, वो जरदारी साहब के जमाने से एक जमाना गुजरा है, मोहतरमा बेनजीर साहिबा के जमाने से वो केसेस बने थे। ऐसा तो नहीं था कि 1 महीने के स्पैन के अंदर 100-150 केसेस बन गए। इमरान खान वजीर आजम थे, उसके बाद साल एक तक कोई केसेस नहीं थे, फिर अचानक केसेस की भरमार हो गई। ये जो फ्लड गेट्स केसेस के खुले, वो तो किसी अनपढ़ को भी पता है, किसी नासमझ को भी पता है कि पॉलिटिकल बुनियाद पे है। बाकी जो करप्शन रिलेटेड उन पे इल्जाम है, उसका तो हम सामना कर रहे हैं, उसमें तो हम कोई रिलीफ नहीं चाहते, वो तो अदालतों में हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि 8 सितंबर को जलसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसका खान साहब की रिहाई से आप कैसे नाता जोड़ सकते हैं? क्या आप जेल को तोड़ के खान साहब को निकालेंगे अगर यहाँ पे 10 लाख लोग जमा हो गए, या क्या तरीका क्या है? उसको आप लिंक क्यों कर रहे हैं खान साहब की रिहाई से?
देखें, अगर पूरा पाकिस्तान निकल आए कि हमने इमरान खान साहब को जबरदस्ती अडियाला से निकालना है, एक आदमी खिलाफ खड़ा होगा, वो अली मोहम्मद होगा। मैं किसी गैर कानूनी काम की अच्छा, सपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। ये नहीं हो सकता कि आप सारे जाके वाह, किसी को खींच के ले आए। हम कोई पागलों की ठीक है, जमात नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, अदालतों पे यकीन रखते बहुत हैं। अच्छी बात की, हमारा राइट है हम एक जलसा करें, हम एक जलसा करें। जलसों से ना बहुत अच्छी हुकूमतें बात की, गिरती हैं ना लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारी हमारे जलसों से इनकी जान ठीक है, जाती है। बाकी इमरान खान साहब अदालत से निकलेंगे, अदालत पे अपना फाइट करेंगे। जो गलत केसेस हुकूमत ने बनाए हैं वो उनको वापस लेने चाहिए। ये हमारा नुक्ता है, ये हमारा नुक्ता नजर है। 8 सितंबर का ठीक है, जलसा है इंशाल्लाह। खान साहब ने कहा ठीक था है, ये जलसा होना है, इसको होना चाहिए। हमारे लोगों के निकलने का ये मतलब नहीं होता कि हमने अडियाला पे चढ़ाई करनी है, हमने पता नहीं अगर इस तरह करेंगे वो तो एनआरकी है। ये तो कोई मैं नहीं समझता कोई ठीक है, मबकूतुल हवास शख्स ही ये कहेगा कि जनाब पीटीआई ये ठीक है, करने बहुत लगी है। शुक्रिया, अगर हुकूमत को शुक्रिया, शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपसे बात करने का, और बहुत अच्छी बात की आपने। और इसके साथ ही हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हॉट इशू हमारे साथ होगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इस वक्त बात कर रहे हैं हम हॉट इशू पे, और हॉट इशू आज ये है कि कराची रोशनियों का शहर, वहाँ पे शदीद बारिशें, तूफ़ान असली जो है समुद्री तूफ़ान वो कराची से दूर चला गया लेकिन पीछे तबाही छोड़ गया है। 40 अफराद कराची के जाँ बहक हो चुके हैं अभी तक इस तूफ़ान और बारिशों की वजह से, और पूरे सिंध में और अब बलूचिस्तान, पूरे सिंध में कराची में तबाही फैलाने के बाद अब ये तूफ़ान बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो MNA हैं MQM से, और इस पर दावे जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब के कराची के इशू पे, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस कराची के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और जाहिर है सिर्फ इस बारिश की वजह से नहीं, पहले भी कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को वहाँ से आता है, लेकिन लगता ही है कि कराची शायद सियासी तौर पर यतीम। आप लाहौर देखें, जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, वो लाहौर को ओन करती है। जो सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आती है वो पेशावर को ओन करती है। दारुल खिलाफे हैं, बड़े शहर हैं। लेकिन कराची की बदकिस्मती ये है कि सिंध में जो भी हुकूमत होती है वो कराची पे उतनी तवज्जो नहीं देती जितना कराची का हक है, ना सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में से है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप मेयर भी रह चुके हैं कराची के, और मौजूदा मेयर जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से मेरा दौर बहुत बेहतर है। आपको आज कराची में क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच अफसार भाई। आपने अपने इंट्रो में पूरी बात कंप्लीट कर दी है बेसिकली, और इससे ज़्यादा सच्चाई और कोई बड़ा सच कोई और हो नहीं सकता कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब जो भी रही है सिंध की, उसने सिंध के दारुल खिलाफा और पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन कराची को कभी भी ओन नहीं किया। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हमारी सिंध में हुकूमत है। 15 सालों में तकरीबन 16,500 अरब रुपए खर्च हुए हैं। 16,500 अरब, ठीक है। अभी सिर्फ 16,000 अरब इस बजट में 1,800 अरब रुपए का शेयर, 1,800 500 समथिंग 50 समथिंग अरब रुपए जो सिंध जो डिविजिबल पूल है ना, 7,600 अरब रुपए जो बढ़ रहे हैं, ये NFC के अंडर, ठीक। जी NFC में जो डिविजिबल पूल में पैसे बढ़, तो 1,800 अरब रुपए प्लस इस साल जो है वो सिंध को मिलेंगे। तो 15 सालों में 16,500 अरब रुपए। आज कराची ऑफिशियल रैंकिंग में वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में कराची का 4था नंबर है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं आज कराची बहुत अच्छा है, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। मैंने सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे, सिर्फ 300 अरब रुपए, उसमें तनख्वाहें भी दी थी और भी काम किए थे। और पीपल आर द बेस्ट जजेस। और हमारे ज़माने में 80% नलकों में घरों में पानी आता था। आज 90% जो है वो कराची वाले टैंकर से पानी खरीद के पीते। एक कतरा नया पानी 15 सालों में नया नहीं आया। जो पानी की लाइनें मैं छोड़कर गया था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा ही पानी चोरी करके बेचते हैं।
5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। एक कराची हैदराबाद के लड़के को नौकरी नहीं गई। पहले कोटा सिस्टम पे नौकरी मिल जाती थी, अब उस कोटे पे भी जब कोटा खत्म हो जाता है देही का, तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर आप वो नौकरी में नहीं देते। तो पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। इतनी लंबी हुकूमत के बाद तो पीपल्स पार्टी के सामने सब लोगों की सियासत पार्टियां बंद हो जानी चाहिए। इतना काम करते कि लोग मजबूर हो जाते कि तमाम पार्टीज को रद्द कर देते और कहते कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इतना पैसा और इतना टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज जो हशर है कराची का, तो हम जैसी पार्टीज आज भी लोग उनसे जो है होप लगाते हैं। और साथ साथ माइंड यू कि जमात इस्लामी की भी यहाँ पर हुक्मरानी है, लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी की भी हुक्मरानी है। वो यहाँ पे 100 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल और कई टाउन्स के चेयरमैन हैं जिनके पास डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये सूबा ये जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मिलकर हुकूमत है। और ये जो मेयर साहब हैं, इनको 2 साल तो मेयर बने हुए, इससे पहले 2-3 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर शहर रहे हैं। तो अभी तो उनका ये 5वां साल चल रहा है, वो ये उनका अपना 5वां साल चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो हालात हैं कराची के, इससे पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों फेल हो चुकी है। नहीं, तो इसमें आपने जो उनकी फेलियर के बातें गिनवाई हैं, लेकिन हम तो मुस्तफा वहाब साहब के दावे तो कुछ और हैं। आपने सुना मुस्तफा कमाल साहब, मुस्तफा वहाब तो कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ अपने झंडे लगाते हैं, काम तो हम कर रहे हैं। तो आपको ताना किस बात पे दे रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आई। क्या MNA के तौर पे आपको कुछ फंड्स मिले हैं कराची के लिए, या आपकी कोई यूनियन काउंसिल के आपके कोई चेयरमैन है? नहीं, हमारा कोई काउंसलर नहीं है, हमारा कोई जो है वो वजीर नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम जो है वो अपोजिशन में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में हम साथ हैं। फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला। और डेफिनेटली जो लोगों के मसाइल हैं, पानी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सड़क बनाना, स्कूल, कॉलेज, ये सब तो लोकल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उनके पास 15 सालों से है, 1-2 साल नहीं, 15 सालों से। तो मैं उनकी बात का खैर क्या जवाब दूं? टिकटॉक बनाना बहुत आसान है, टिकटॉक पे कैमरे लगाकर चीज़ें करना। पीपल आर द बेस्ट जजेस। आज जो है कराची जो कुछ भी चल रहा है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमारे हाथों से बनवाया, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। और अगर हमारे दौर का काम नहीं हुआ होता तो आज कराची जो है वो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। आज लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का हल्का है, वहाँ पे भी अगर आज लोग पानी पी रहे हैं तो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से वो पानी की लाइन गई है। बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालिहाबाद, शमसी, 4 आइलैंड है, जजीरे हैं। वहाँ पर समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर अगर लाइन गई है और वहाँ पर लोगों के 300 सालों के बाद अगर लोगों के घरों पर पानी आया है तो वो मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से। और पीपल आर द बेस्ट जजेस। उस ज़माने के कराची को दुनिया जो है दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर कहती थी। आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में कराची का नंबर 4था है। तो मैं इनकी बात का खैर क्या जवाब दूं, मेरा लेवल नहीं बनता। लेकिन लोगों से पूछें कि अगर लोग मुतमईन हैं तो इनको बहुत खुश होना चाहिए, मैं भी तारीफ करूंगा। अगर लोग अगर मुतमईन नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि उनको अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। लोगों की आपने बात की है, आए सुनवाते हैं आप लोग क्या कहते हैं कराची की। आज कराची की किसी कोने में भी चले जाएं, ऐसी बुरी हालत है रोडों की, ऐसी बुरी हालत है रोडों की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है यहाँ से गुजरना, तो भाई सारे फेफड़े हिल जाते हैं अंदर के। पूरा रोड बहुत ख़राब हुआ है। हुकूमत किसी काम की नहीं है, उनको सिर्फ डबल केबिन में घूमने से मतलब है। मेयर कराची किसी काम के नहीं है, इस्तीफा दे दे। आपको क्या पता शहर में आवाम को कितनी तकलीफें होती हैं। सवारी के टाइम जो नाश्ता करते हैं वो तो हजम हो जाता है। इतने गड्ढे, इतने जम, कोई रोड इस काबिल नहीं है जहाँ पे रिक्शा चलाया जाए। मुस्तफा भाई, आप ये बताइएगा, आपने सुन लिया कराची के लोग क्या कह रहे हैं, वो तो सामने जाहिर है। लेकिन अगर कराची के लोग इतने तंग हैं तो हमने देखा कि पहले उन्होंने PTI को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जमात इस्लामी को भी दिया। तो आप कहते हैं मैंने बहुत काम किए, तो फिर आप लोगों को वोट क्यों नहीं देते कराची वाले? इसकी क्या वजह है? अफसार भाई, ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था ना, इस वजह से ये थोड़ी सी सूरत हाल पैदा हो गई। और अगर आप नंबर्स जाकर देखेंगे तो जब कराची की आबादी सेंसस से पहले 98 लाख थी ना, तो जमात इस्लामी को 2.5 लाख वोट पड़ा था। अब जब आबादी 1 करोड़ 60 लाख हो गई थी, पिछले वाले सेंसस की बात कर रहा हूँ, तो जमात इस्लामी को टोटल 4 लाख वोट पड़े में, 4 लाख 10 हज़ार समथिंग वोट पड़े में। इस तरह से PTI को बताना मैं चाहता हूँ कि इनका वोट नहीं बढ़ा। जो सीट MQM जो है वो 25,000 वोटों से जीती थी यूनियन काउंसिल की, 15,000 18,000, वो ये 700 वोटों पर जीते हैं। वो 700 600 200 वोटों से जीते हैं।
ठीक है, मैं बात समझ गया हूँ आपकी, लेकिन आपने फिर ज्यादती नहीं की कराची के अवाम के साथ, आप उनके सियासी नुमाइंदे हैं। अच्छा, उसकी आपने वजह ये है, छोड़ दिया उसकी वजह अफसार भाई ये है जो उसकी वजह यह है कि देखें कराची में के 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो कम कर दी गए। 53 यूनियन काउंसिल्स डीलिमिटेशन में 53, हमारा 70 का क्लेम था, 53 यूनियन काउंसिल्स। पीपल्स पार्टी ने मान ली बात कि हाँ 53 यूनियन, अफसार भाई 53 यूनियन काउंसिल्स पे एक शहर बनता है, शहर पूरा एक शहर बनता है। आप अंदाजा करें कराची पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में। आपके आर्ग्यूमेंट से मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में सियासी जमातों ने सीखा कि इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए चाहे जैसे भी हालात हों। तो अगर उन्होंने कर भी दी थी, आप बाइकआउट ना करते, आपकी कुछ से होती है। इस वक्त कराची के लोगों को कुछ रिलीफ मजीद मिल सकता था आप लोगों की मौजूदगी से, तो फिर क्यों आपने ये समझते नहीं सियासी गलती की है बाइकआउट करके? अज़हर भाई, वी वर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली बात है। हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से हमने उन 53 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन करवा लिया। अगर मैं लड़ लेता इलेक्शन तो वो हमारा ये क्लेम हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज हम नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से वो 53 यूनियन काउंसिल्स कराची में ऐड हो गई। अब ऑफिशियल, अब कराची 243 के बजाय अब 299 यूनियन काउंसिल्स हैं अब कराची में। अब जब भी नए इलेक्शन होंगे, इसके बाद एडिशनल यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। अगर हम ये इलेक्शन लड़ लेते तो ये क्लेम 53 यूनियन काउंसिल्स बहुत बड़े नंबर होते हैं, एक छोटा शहर बनता है इसके ऊपर, जो कि तो मैं क्या कह सकता हूं उस पर। यकीनन ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हमने खुशी से ये बॉयकॉट नहीं किया, इस वजह से इस बॉयकॉट को हमने किया। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक आपने फिगर बताया कि 1800 अरब रुपए इस साल मिला है NFC अवार्ड के तहत डिविजिबल पूल में से। तो जो मैं रफ सा अगर अंदाज़ा लगाऊं तो जो कराची की आबादी है 400 अरब रुपया तकरीबन तो कराची के हिस्से में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तरक्की के लिए, पानी के लिए? बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन 400 अरब रुपए कराची के हिस्से में जी बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन 4 अरब रुपए भी जो है वो कराची के लिए जो है वो नहीं आपको मिलेंगे। 400 अरब रुपए तो दूर की बात है। देखिए अफसार भाई, इसका इशू क्या है, आप NFC अवार्ड में सूबों को पैसे मिलते हैं, सूबे PFC अवार्ड नहीं कर रहे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रही। जो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों को ट्रिकल डाउन हुए हैं, वो सूबे के वजीर आला ऑफिस में आकर पार्क हो गए। ये पूरे पाकिस्तान में ये है, और ये ऊपर वहां से डिस्ट्रिक्ट को डिविजिबल पूल नहीं देते ये। तो जिस फॉर्मूले से ये वफाक से पैसे ले रहे हैं, उसी फॉर्मूले से इनको सूबों को डिस्ट्रिक्ट को पैसे देने चाहिए। PFC NFC अवार्ड पे पैसे लेते हैं, नीचे PFC अवार्ड नहीं दे रहे। पाकिस्तान ये सारा पैसा एक आदमी की ईमा पर है, 1800 अरब रुपए। वो अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सारे के सारे 1800 अरब रुपए देना चाहें, कोई उनको नहीं कुछ कह सकता। वो किसी एक को 1 रुपए भी ना दे, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो डाइकोटमी है निजाम में कि ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम की जो असल रूह है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची नहीं है। इसलिए 18वीं तरमीम का एक आम आदमी को कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हम वफाक से जब पैसे मांगते हैं या कोई फंड मांगते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि गवर्नर हैं कामरान टिसोरी, वो इस मामले में क्या कर रहे हैं? वो किस तरफ है? सिर्फ अपनी गवर्नरी बचा रहे हैं या वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कराची के शहरियों की बेहतरी के लिए? देखिए, उनसे पर्सनली तो जो कुछ हो पा रहा है, अपने उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो नहीं है, लेकिन उनसे अपनी ज़ात से, अपने इन्फ्लुएंस से, प्राइवेट सेक्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि उन्होंने अपनी गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलकर वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जहाँ पर 50,000 के करीब बच्चों को जो है वो IT की एजुकेशन दी जा रही है। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप चला रहे हैं, जहाँ पर जो है वो हज़ारों ख़ानदानों की मदद की जा रही है। फिर वो छोटे बिजनेसेस के सपोर्ट के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो एक फिलैंथ्रोपिक काम है, लोगों को रीच आउट करना, वो तो अपनी ज़ात की हद तक अपनी पर्सनल एफर्ट से उन्होंने ये काम जो है वो किया है। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव पावर की बात है, उनके पास कोई एग्जीक्यूशन की, वो एग्जीक्यूटिव को पावर अफसार भाई नहीं है, गवर्नर के पास नहीं होती। लेकिन समझता हूं कि अपनी जात के हद तक वो बहुत मुतारिक हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात करने। ने देखा कि कराची की क्या हालत है। वहाँ पे NFC अवार्ड के तहत इतना पैसा सिंध को जा रहा है, तमाम सूबों को जा रहा है, ज़ाहिर उनके हिस्से के मुताबिक जा रहा है, लेकिन आगे प्रोविंसेस जो हैं वो शहरों को या कस्बों को उनका हिस्सा नहीं दे रहे।
यहाँ वक्त को एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एडिटोरियल पे जो है क्रिकेट के बारे में। और आज का एडिटोरियल क्रिकेट पे है। क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत पसंदीदा तरीन खेल है। शुक्र है अरशद नदीम ने एक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का पहला एथलेटिक में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, जिससे काफ़ी पजीराई मिली है। एथलेटिक जो दूसरे खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के देहाती इलाकों में, लेकिन क्रिकेट का ऐसा बुखार था जो ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों में भी पाकिस्तान के पहुंच चुका पिछले 40 साल में, 30 साल में। और इस पर पैसा भी बहुत है, इसलिए पैसा जो है, और पैसा जहाँ पे होगा वहाँ झगड़ा तो होगा। और ये हमारी क्रिकेट टीम का हाल है। यहाँ पैसे पे झगड़ा, कप्तानी पे झगड़ा, घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, वही हालात हैं जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की हुकूमतों के। 4-4 महीने के लिए कप्तान बनते हैं, इसलिए टीम का ये हाल है कि अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक हर एक से हार गई। लेकिन जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वो एसएचओ ढूंढ रहे हैं बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए, जो कि एक सियासी और इंतजामी मसला है जिस पे एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी चाहिए। और अगर एसएचओ चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, तो वो ढूंढें क्रिकेट टीम के लिए, या कम से कम खुद डिसाइड कर लें कि वो एक काम कर लें, अगर वो एक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों काम इतने इंपॉर्टेंट हैं। माफ़ कीजिएगा, खांसी आ गई, इतना इंपॉर्टेंट काम है उनका कि ना उनसे वजारत दाखिला संभल रही है, ना बलूचिस्तान ठीक हो रहा है, और ना ही क्रिकेट। अब आप देखें, एक छोटा सा फुटेज आपको मैं दिखाता हूँ, और उसमें 3 कप्तान आपको नज़र आएंगे, शाहीन अफरीदी, शान मसूद और बाबर आजम। इस फुटेज को गौर से देखें कि इन तीनों में कितनी मोहब्बत और कितना इत्तेहाद है। आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। शाहीन अफरीदी ने शान मसूद का हाथ कंधे पे रखा हुआ हटा दिया। बाबर आजम और वो तीनों इकट्ठे खड़े थे। एक हडल होता है मैच शुरू होने से पहले, जिसमें आप इकट्ठे होके एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से अपनी कामयाबी के लिए। लेकिन उस वक्त भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का इन तीनों कप्तानों में क्या हाल था। और आप देख लें कि कप्तानी का हाल क्या हुआ कि शाहीन अफरीदी को 1 महीने के लिए कप्तान बनाया गया ज़का अशरफ के दौर में, लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी आए, और उस वक्त बाबर आजम को हटा के बनाया गया था, मोहसिन नकवी आए तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया, और फिर उनको भी हटाना पड़ा, और फिर शान मसूद को लाया गया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, लेकिन टेस्ट में उनको कप्तान रखा गया है। और जिस बुरे तरीके से शाहीन अफरीदी को हटाया गया, उससे ज़ाहिर है टीम में एक रिजेंटमेंट हुई। उससे पहले बाबर आजम को हटाने के लिए जिस वक्त बात हो रही थी ज़का अशरफ के दौर में, उस वक्त भी एक ट्रेंड चला जिसमें ये ट्रेंड में ये कहा गया कि सोचना भी मत, मतलब बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, सोचना भी मत, ये हमारी डेडलाइन है। ये एक ग्रुपिंग थी टीम में, वो ग्रुप चाहता था बाबर आजम कप्तान रहे, एक और ग्रुप चाहता है शाहीन अफरीदी रहे, एक तीसरा ग्रुप है जो चाहता है शान मसूद रहे। और मैंने जैसे आपको बताया 4-4 महीनों में कप्तान बदलता है, और 4-4 महीनों में या एक साल में पीसीबी का चेयरमैन भी बदलता है। पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर पीसीबी के लिए चेयरमैनी किसी ने अच्छे तरीके से की है, इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाए हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो वो नजम सेठी ने की हैं। उसके अलावा जितने भी 20 साल में पीसीबी के चेयरमैन आए हैं उनको नवाजा गया है। ज़रूरत नहीं थी उनको नवाजे जाने की, क्योंकि कुछ और भी दिया जा सकता था। इतना अहम खेल और जिससे लोगों की वाबस्तगियाँ हैं, लेकिन उसको ख़राब किया गया। और फिर इतना अपने आपस में इख्तलाफात है कि शाहीन अफरीदी के नाम पे एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उसने नए कप्तान को वेलकम किया जो कि बाबर आजम थे। लेकिन नाराज़गी इतनी बड़ी कि काकबूल अकेडमी में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी क्रिकेटर्स की, जी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग काकबूल अकेडमी में, जी आप सही सुना आपने। तो वहाँ पे फिर मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा, और वहाँ जाके उन्होंने उनको थोड़ा सा मनाया। तो मनाने के बाद वो आ तो गए, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, और अब बांग्लादेश से हार गए। तो क्रिकेट ठीक होगी कि नहीं होगी, और एसएचओ के बगैर होगी, एसएचओ के साथ मोहसिन नकवी साहब। गुड नाइट।